हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल एआरओ जिसका कि एग्ज़ाम 25 फरवरी 2022 को हुआ था और जिसकी की टाइपिंग 26 जून 2022 में हुई थी, उसका रिजल्ट आ गया है। तो हम आज बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे निकालना है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किन लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, कट ऑफ क्या रहेगा, जॉब रोल किस तरह की होती है, इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सिमिलर पैटर्न वाले यूपीपीसीएल के और कौन-कौन से पेपर होते हैं, कितनी वैकेंसी जनरली रहती है और टाइपिंग के लिए आपको क्या-क्या करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने देखा कि आपने जो मेरे यूपीपीसीएल के जो मैंने पेपर सॉल्व करा है, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट शो किया और आप लोग जानना भी चाहते थे। कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ, कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है, टाइपिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में हम पूरा कुछ डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम इस रिज़ल्ट को देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट जिसकी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, वो सिलेक्ट हुआ भी कि नहीं। तो अगर आप देखें ये है हमारा कैंडिडेट और उसका रोल नंबर ये रहा। अब हम देखते हैं रिजल्ट में 261 311702610 रिजल्ट में ये रोल नंबर है या नहीं। तो ये देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा रिजल्ट, आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ये विज्ञापन था इनका। 22/2 को इनकी एग्जाम संपन्न हुआ था सीबीटी का और 26/2 को इन्होंने टाइपिंग कंप्लीट करा दी थी। उसके आधार पर बढ़ते क्रम में रोल नंबर के बढ़ते क्रम में एक मेरिट बनाई है। तो ये सारे लोग सिलेक्टेड हैं। देख सकते हैं आप, हमारा जो कैंडिडेट है वो ये रहा जिसकी कि हम आंसर की को सॉल्व करा रहे थे। तो ये इन्होंने फाइनल मेरिट में तो अभी तक ये नहीं आया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज तक पहुंच गए। तो फिर मैं इनसे गया और इनसे मैं मिला और मैंने इनसे पूछा ताकि आप लोगों के मैं इन सवालों का जवाब दे सकूं कि इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है। इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको इस एड्रेस पे जाना होगा। ये जो एड्रेस इन्होंने मेंशन कर रखा है लखनऊ का सरोजनी नगर में, ये इनका एड्रेस है जहाँ पे आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। 7/8 को इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 10 बजे। इसी दिन स्टेनोग्राफर वालों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 11 बजे। अब बाकी सारी चीज़ें ये तो वही है कि अभ्यर्थी को इस एड्रेस पे पहुंचना है अपने रोल नंबर और टाइम डेट के हिसाब से। बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये पेपर की जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, आप देख सकते हैं एग्ज़ाम जो हुआ था वो 25/2 को हुआ और इसका रिजल्ट आ गया था फ्राइडे को। मतलब कि फ्राइडे माने शायद 21 या 22 तारीख के आसपास इसका रिजल्ट आ गया है। 25 मान लेते हैं, 25 जुलाई को इसका रिजल्ट आया है। तो कुल मिला के 5 महीने, और मेरे ख्याल में ये अगस्त में ये पूरी भी हो जाएगी भर्ती। तो अगस्त में पूरी हो जाएगी तो मतलब 6 मंथ्स में आपके पास एग्जाम के 6 मंथ्स बाद आपके पास जॉब होगी। तो इसलिए इसका यूपीपीसीएल का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। काफ़ी हद तक ये जल्दी कर देते हैं एग्जाम के बाद। कभी कभी डिले हो सकता है एग्जाम में हो जाए, बट मोर और लेस जल्दी कर देते हैं ये। अब इसके बाद हम, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आपने स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा था। तो जब मैंने इनसे जो मेरे जो ये अभ्यर्थी हैं इनसे मैंने पूछा कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, तो कुछ खाली जगह देख लेते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी तो मेनली इसमें देखिए, पहले तो आपका इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, रीजनिंग आता है और जीके होता है। और इन सबसे ऊपर एक कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर जो होता है वो 50 का होता है, जिसमें से कि आपको 20 लाना होता है। ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है जी। इसके बाद इंग्लिश होती है 70 नंबर की, हिंदी भी होती है 70 नंबर की, रीजनिंग होती है 40 नंबर की और जीके होता है 20 नंबर का। तो 70 70 140 और 60, मतलब ये टोटल हो गया 200। अब इसलिए इस एग्जाम को और इसके इन सब के बाद एक होता है टाइपिंग टेस्ट, ये क्वालिफाइंग होती है। तो ये है आपका पूरा जिस्ट इस एग्जाम का। अब अगर आपको इस पेपर को निकालना है, जैसा कि मैंने इनसे पूछा, तो सबसे पहले देखिए, आपका कंप्यूटर और आपका इंग्लिश, ये दो चीज़ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसका जो कंप्यूटर है वो ओ लेवल का आता है। ओ लेवल इन द सेंस थोड़ा सा ट्रिपल सी से ऊपर। और इसमें भी ज़्यादातर ये ज़्यादा फोकस करते हैं 3 चीज़ों पे। पहला होता है ऑफिस, एमएस ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एमएस ऑफिस। दूसरा होता है इंटरनेट, इंटरनेट में पोर्टल, एचटीटीपी और एफटीपी, एसएमटीपी, इन सारी चीज़ों के बारे में। और तीसरा होता है मेल। इन 3 चीज़ पे ये स्पेशल अटेंशन देते हैं। तो इन, अगर आप कंप्यूटर पढ़ भी रहे हैं तो इन 3 चीज़ पे स्पेशल फोकस कीजिए। जैसा कि इन अभ्यर्थी ने बताया था कि इन्होंने जब एग्जाम से पहले इन 3 चीज़ों के बारे में ही डिटेल में पढ़ा, और बाकी तो मोर और लेस सब सेम ही आता है बाकी एग्जाम्स में, रैम रोम ये सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर के लिए उन्होंने ये कहा। दूसरी चीज़, इंग्लिश और रीजनिंग, ये जो 2 पार्ट हैं, इसके लिए इन्होंने स्पेसिफाई किया कि एसएससी जो सीपीयू का पेपर होता है उसमें 50 नंबर का इंग्लिश आता है और 50 नंबर का रीजनिंग भी आता है, 50 का जीके भी आता है और 50 का मैथ भी आता है। अब क्योंकि इस एग्जाम में मैथ और जीके का ज़्यादा रोल है नहीं,
तो इन्हें तो आप काट दीजिए, और बाकी ये जो 2 सेक्शन बचे, इनके लिए आप स्पेसिफिकली एसएससी सीपीओ को रेफर कर सकते हैं। अब उन्होंने एक चीज़ ये और बताया कि जो इसका इंग्लिश का पोर्शन होता है यूपीपीसीएल का और एसएससी का, उसमें एक डिफरेंस होता है कि एसएससी में आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछता है, जबकि यूपीपीसीएल में इसके बारे में पूछा जाता है। अब इनके एग्जाम में तो नहीं पूछा गया था इनके क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ये बता रहे थे कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2021 में एआरओ का, उसमें पूछा गया था, स्पेशल अटेंशन दिया गया था। साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि 2019 में जब इन्होंने यूपीपीसीएल का जो ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है वो दिया था, तब भी उसमें भी फिगर ऑफ स्पीच आया था। तो ये एक डिफरेंस है एसएससी के और यूपीपीसीएल के इंग्लिश के लेवल में। अदरवाइज मोर और लेस सब कुछ सेम है। तो आप आँख बंद करके आप एसएससी के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं यूपीपीसीएल की तैयारी के लिए। अब मैं उसके लिए आपको ये तो नहीं बता सकता कि एसएससी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अब मैं एक वीडियो बनाऊँ, फिर आप उसे देखें, फिर आप दूसरे वीडियो को देखें, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए एसएससी के लिए इंग्लिश, एसएससी सीपीओ के लिए इंग्लिश और रीजनिंग जो का जो लेवल होता है, वो आप किसी भी यूट्यूबर से देख लीजिए और आपका काम इन 2 सेक्शंस के लिए तो वहाँ से हो जाएगा। हिंदी के लिए इन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ एक बुक रेफर की, वो थी लूसेंट और प्रीवियस पेपर। अब प्रीवियस पेपर कौन से हैं? प्रीवियस पेपर किसी भी एग्जाम के जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वो सारे पेपर इन्होंने रेफर कर लिए। तो हिंदी के लिए तो आपका काम इसी से हो जाएगा। और जीके तो जीके है, जीके का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्होंने इनके भी हमने आप इस पेपर को देखेंगे तो इनका भी देखेंगे आपने, इन्होंने जीके में बहुत अच्छा किया नहीं। तो जीके जीके के बारे में इन्होंने कुछ खास बताया नहीं। उन्होंने कहा जीके तो ऐसा ही है, आप कभी भी कह नहीं सकते, बट हाँ मोर और लेस ये भी एसएससी की तरह ही है। मतलब इसका लेवल बैंकिंग से एकदम हटके है, पूरा एसएससी वाला है। तो इस तरीके से ये पूरी इनकी स्ट्रैटेजी थी एग्जाम के लिए। अब आप लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या रहता है। तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बताऊं, तो इन्होंने जैसा कि ये बता रहे हैं, ये ऑलमोस्ट फाइनल मेरिट में है। अब ये तो नहीं पता ये फाइनल मेरिट तक जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये वहां तक तो पहुंच ही गए हैं, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और इनके 168 रॉ मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बता रहे हैं, क्योंकि इनका पेपर कह रहे थे कि बाकी शिफ्ट से थोड़ा सा इन्हें टफ सा लगा, तो हो सकता है 175 तक ये जा सके नॉर्मलाइज होके। अब मैं आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, लास्ट ईयर में जब पेपर हुआ था, 4 ये देख सकते हैं, इस वाली पिछली वाली वैकेंसी में 5 2021 लिखा है, इसमें 4 2020 लिखा है। तो इसकी भी आप देखें, 15/3 को पेपर हुआ और रिस्पॉन्स की आई थी। उसके बाद 13/12 को इन्होंने फिर संपन्न कराई दक्षता परीक्षा। तो देख सकते हैं इसमें और इसमें टोटल 9 महीने का गैप है, क्योंकि कोरोना का टाइम था ये। और फिर 29/21 को संपन्न हुआ था अभिलोकियों की जांच, मतलब उसी महीने में फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कर दिया गया। 16 वैकेंसीज थी, तो आप देख सकते हैं ये हो गए इस लाइन में 5 10 15 और एक 16 लोग को सिलेक्ट किया गया। और कट ऑफ मार्क्स जो रहा जनरल का, वो रहा 180, ईडब्ल्यूएस का रहा 166, ओबीसी का रहा 160 और एससी का रहा 154। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जनरल की सिर्फ 3 वैकेंसी थी उस साल और टोटल 16 वैकेंसीज थी। बाइफर्केशन आपको नेट पे मिल जाएगा, सरकारी रिजल्ट पे आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के जनरल की सिर्फ 3 ही वैकेंसी थी, इसलिए इसका कट ऑफ कुछ ज़्यादा हाई गया। बाकी इस बार की जो वैकेंसी है उसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं, लेकिन ओबीसी और शायद ईडब्ल्यूएस उसमें फिर से कुछ वैकेंसीज तो चली जाएगी। बट मोर और लेस आप समय मान सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो 180 के आसपास ही रहेगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करेंगे, इसकी और एक चीज़ और कहने वाली बात यह है कि एआरओ में जो पेपर होता है वो जनरली उसमें वैकेंसीज ऐसी होती हैं 15 20 16 इस तरह की वैकेंसी, मतलब डबल फिगर्स में रहती है। ट्रिपल फिगर्स में 2019 में आई थी जो वैकेंसी, उसमें शायद 200 कुछ वैकेंसी थी, 200 प्लस। बाकी उसके बाद से अब तक भी ये थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज आती हैं इसमें। इस साल 14 है, पिछले साल 16 थी। तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो ये सोच के रखे कि उसे 200 में से कम भी तो 180 तो लाना ही है, जनरल कैटेगरी से अगर है वो तो, क्योंकि उससे नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यही वो हमारे कैंडिडेट भी यही कह रहे थे। उन्होंने भी कहा कि उनके सिलेक्शन के चांस 50% ही है, क्योंकि लास्ट ईयर जब कंपटीशन थोड़ा कम था तब 180 कट ऑफ गया था। इस साल हो सकता है वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा हो तो फिर भी 180 जाएगा, और वो कह रहे हैं नॉर्मलाइज होने के बाद उनके मार्क्स शायद 175 तक हो। अब नॉर्मलाइज कितना होगा वो तो उन्हें पता नहीं, बट एक अंदाजा ले सकते थे, वो एक गेस सा ले रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि 180 मतलब आपको 200 में से 180 मतलब कि ऑलमोस्ट 90% स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन एआरओ के पद पे हो पाएगा। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, ये ही रियलिटी है। अब इसके बाद किन लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहिए,
तो अगर मैं वो बताऊँ आपको, तो देखिए पहला, ये एग्ज़ाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों को बहुत वेटेज है। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश में एक एज है, मतलब अगर आप सीपीओ का जो पेपर है उसे सॉल्व करते हैं और आपके 50 में से 40 आ जाते हैं, अगर आप 40 स्कोर पर कर पा रहे हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 70 क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आप 70 में 60 नहीं ला पा रहे, हिंदी में भी 70 आ रहे हैं, 70 में आप हिंदी में तो 60 ला देंगे, वो ईज़ी होता है, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी ईज़ी है हमारे लिए, एक लूसेंट की किताब से काम चल जाता है। बट उत्तर प्रदेश में खास तौर से इंग्लिश में हम उतने सहज नहीं होते, तो इस वजह से आपको समस्या आ सकती है। तो आपको 60 लाना ही पड़ेगा, मतलब अगर आप नहीं ला पा रहे इतना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये भी कम है 60 लाने के बाद। रीजनिंग में जो 40 है उसमें से 40 में 40 आने चाहिए, तब जाके कहीं सिलेक्शन का चांस हो। और जीके जो 20 क्वेश्चन है उसमें भी 15 तो कम से कम लाने होंगे, 15 या मिनिमम 10 से नीचे तो बात नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ 10 और यहाँ 10, टोटल 30 नंबर कम हो गए, तो फिर आप 170 के ब्रैकेट में आ गए और आप सेलेक्ट नहीं होंगे इस तरह से। तो ये जो मैं आइडियल केस बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए आपके हर चीज़ में, तब जाके शायद एक सिलेक्शन का चांस बने। तो ये है। अब दूसरा मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। अब तीसरा, कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे कि ये एआरओ काम क्या करता है। तो एआरओ का मेनली जो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो ये जो शक्ति भवन है, यूपीपीसीएल का ऑफिस शक्ति भवन में, वहीं पे आप रिक्रूट होके वहीं पे काम करेंगे। मतलब ऑल इन ऑल आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, आप वहीं पे रहते हैं, मतलब स्टैटिक है ये जॉब, वहीं पे रहेंगे, कोई ट्रांसफ़र नहीं। मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में हो जाएगा, लेकिन आप मोर और लेस रहेंगे उस लखनऊ के कैंपस के अंदर ही। इसके अतिरिक्त सिमिलर एग्जाम की अगर हम बात करें, अच्छा जॉब रोल में और क्या क्या आता है, तो इन्हें फाइल मेंटेन करनी होती है और रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, कई बार कुछ लेटर्स बनाने होते हैं, और ये सारी तरह की चीज़ें हैं। और इस एग्जाम में मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। जैसे कि वो बता रहे थे, जो हमारे ये जो कैंडिडेट है जिनकी की हम आंसर की सॉल्व करे थे, ये यूपीपीसीएल में ओए थर्ड की पद आती है, उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है 2019 में। तो ये बता रहे थे कि मैथ का बहुत ही अहम रोल है इस एग्ज़ाम में, बट मैथ का एग्ज़ाम में ये मैथ के क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से क्या है, उन लोगों को जिनकी मैथ कमज़ोर है, क्योंकि इनकी भी मैथ कमज़ोर है बताते हैं ये, तो उन्हें एक एज मिल जाता है जिनकी इंग्लिश अच्छी है और मैथ कमज़ोर है। ये टोटल एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारे मैथमेटिकल पैरामीटर्स होते हैं जिनके के लिए आपको जिनकी आवश्यकता आपको पड़ती रहती है। तो मैथ्स उनके हिसाब से मैथ भी इस एग्ज़ाम में होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, और उस वजह से, और कई बार वो डिपेंड करता है, पर मतलब जो भी आप काम करते हो उस पे, कुछ काम में बिल्कुल मैथ्स की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़, इसमें इंग्लिश की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है जॉब पे। एग्ज़ाम निकालने के लिए तो इंग्लिश और हिंदी को बराबर वेटेज दे रखा है, लेकिन जब आप जॉब करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी का रेशियो ऐसा होगा 80% और 30%। मोस्टली सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश मोस्टली सिर्फ हिंदी हिंदी होगा, इट्स ऑलवेज हिंदी। इंग्लिश तो आपको रेयरली कुछ टेंडर और कुछ सीटों पर मिलेगा। इसके बाद अगर हम सिमिलर जॉब के बारे में बात करें, इसकी जैसी और कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, तो इसकी जैसी और 3 तरह की जॉब्स को हम एक तरह की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो पहला जो है, वो तो ऑफ कोर्स यूपीपीसीएल का एआरओ हो गया। दूसरा एक यूपीपीसीएल का ही पेपर होता है, वो होता है ओए थर्ड का। इसमें जो होते हैं 55 नंबर का मैथ हिंदी इंग्लिश होता है, 55 की ही हिंदी होती है, 45 का इसमें रीजनिंग होता है, और 25 का जीके होता है। तो ये हो गया टोटल, इतने का पेपर होता है, प्लस 20 मार्क्स इंग्लिश टाइपिंग के। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यूपीपीसीएल में सिर्फ हिंदी टाइपिंग होती है, कोई इंग्लिश टाइपिंग नहीं, और ये क्वालिफाइंग होता है। लेकिन यूपीपीसीएल ओए थर्ड में इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग होती है। अब आपको हिंदी तो पास करना ही पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग है, इसे आपको पास करना ही होगा, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश भी साथ में करेंगे तो आपको 20 मार्क्स एडिशनल दिए जाते हैं। ये मैं 2019 में जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए हम श्योर नहीं है, बट ये ऐसा भी बता रहे थे कि इनके विभाग में कितने पद खाली हैं उसके लिए शक्ति भवन में सूचना भेज दी गई है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है जल्द ही वैकेंसी आए। इसके बाद एक तीसरी वैकेंसी और होती है, उसे हम कहते हैं यूपीपीसीएल का सीए, माने कि कैंप असिस्टेंट, मतलब कि स्टेनोग्राफर। तो पेपर सेम होता है और उसमें भी शायद इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग होती है, उसके बारे में इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन टाइपिंग उसमें भी होती है। उसमें पहले आपको डिक्टेशन करना होता है और उसके बाद उसी चीज़ को टाइप करना होता है। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों है, इस चीज़ की उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन हिंदी तो पक्का था, इंग्लिश का उन्हें नहीं पता, और एक्स्ट्रा मार्क्स भी हैं कि नहीं उन्हें नहीं पता था। उसे कैंप असिस्टेंट कहते हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। इन तीनों का ही पेपर एग्जाम का सेम होता है। यूपीपीसीएल ओए थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट तो एकदम सेम है, बस स्टेनो में आपको स्टेनो और चाहिए होती है। अदरवाइज ये तीनों पेपर सेम है। तो यूपीपीसीएल का अगर आप एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप डी फैक्टो आप इसकी भी तैयारी कर ही रहे हैं।
ओए थर्ड की। अब बात ये है कि ऑफिस असिस्टेंट और स्टेनो की वैकेंसी बहुत कम कम आती है, मतलब ऐसे ही आएगी। ऑफिस असिस्टेंट की तो मैंने आपको बताई दी, स्टेनो में ऐसे ही आ जाएगी, कभी 50, कभी 100, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आती, या कभी 250, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आती। लेकिन ये जो ओए थर्ड की वैकेंसी है, ये 4-5 साल में एक बार आती है, और बहुत सारी वैकेंसीज आती है। मतलब कि पिछली बार जो वैकेंसी थी जिसमें हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, उसमें बता रहे थे कि 2200 प्लस वैकेंसीज थी। तो इस वजह से, और उस टाइम कट ऑफ 200 में से 152 गया था। आपको ये यूपीपीसीएल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा ये कट ऑफ। तो इस तरह का भी वहाँ पे भी आपका कट ऑफ 152 है 200 में, जब 2000 पद थे। अब इस बार जो वैकेंसी आएगी वो शायद इतनी तो ना आए, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 500-700 वैकेंसीज ज़रूर होंगी। तो ये कुछ वैकेंसीज का वो है बाइफरकेशन। इसके बाद देखिए, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फेज तक पहुंच जाते हैं, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, या सीबीटी परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की छायाप्रति। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, सीबीटी पेपर हुआ है, उसकी आपको एडमिट कार्ड को सेफ रखना है, या और साथ ही साथ आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे भी आपको सेफ रखना है। आप ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरा और आप फॉर्म डिलीट कर दिया, फॉर्म मिल नहीं रहा है। तो आपको ये 2 चीज़ पे ध्यान देना है कि आप या तो एडमिट कार्ड या तो आपका ऑनलाइन फॉर्म है, उनमें से किसी एक चीज़ को आप अपने साथ रखें, जब तक कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट ना हो जाए। दूसरा, हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं। फिर आपको ग्रेजुएशन का जो पेपर होता है वो चाहिए होता है। ओबीसी के लिए जो उनका होता है जो भी पत्र, वो चाहिए होता है। अब ये जनरल कैटेगरी से हैं, मैं भी जनरल से हूँ, तो मुझे ज़्यादा रिजर्वेशन वालों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। जो भी उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास भी चाहिए होता है आरक्षित वर्ग के हेतु, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती है आपको। आधार कार्ड अथवा कोई भी एक पहचान पत्र चाहिए होता है, और इसके अलावा अगर आपके पास ट्रिपल सी या ओ लेवल है, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है एज़ डॉक्यूमेंट्स, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे पॉइंट्स को कवर किए होंगे। और हाँ जी, मैंने कंप्यूटर के पार्ट को कवर नहीं किया। तो अगर आपको कंप्यूटर में इसमें ओ लेवल के इक्विवेलेंट पेपर आता है, तो इसका मतलब ओ लेवल के इक्विवेलेंट जो भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ओ लेवल की पढ़ाई करा रहे हैं, उसके अगर आप वीडियोज़ को देख लें तो आपका काम हो जाएगा। बट स्टिल मैं आपको कहूँगा कि आप 3 चीज़, ऑफ़िस, इंटरनेट और मेल, इन 3 चीज़ पे स्पेशल फ़ोकस करेंगे तो भी आप पास हो जाएँगे। 50 में से 20 नंबर लाना बहुत ईज़ी है, इन 3 चीज़ के ऊपर सिर्फ़ फ़ोकस कर लें आप तो। अब ऑफ़िस अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसी तरह इंटरनेट है और इसी तरह मेल है। कंप्यूटर हार्डवेयर में भी अगर आप देख लें थोड़ा-सा, तो वो एक और एडेड एडवांटेज है। तो इन 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, और आप ईज़िली ये कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ईज़िली। 20 नंबर लाना बहुत ही ईज़ी है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट को कवर किया है, और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स, आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट एक्चुअली बहुत ही अच्छा साधन है, मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे और किन-किन चीज़ों पे वीडियो बनाना चाहिए, बट आप लोगों ने कमेंट करके मुझे एक नया वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया, और इससे मुझे भी समझ आया कि ये चीज़ थी जो मुझे मेंशन करनी चाहिए थी। तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और इसके अलावा मैंने ये जो यूपीपीसीएल का पेपर है, ये इस पेपर का पीडीएफ इस वीडियो में, और साथ ही साथ बाकी जितने भी यूपीपीसीएल के क्वेश्चन पेपर के पार्ट्स बनाए थे मैंने, उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पेपर मिल जाएगा, जिससे कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे पास ये 2020 का 22 का पेपर है। इसके अलावा एक कैंडिडेट मेरे पास और है जिसका मेरे पास 2021 का भी पेपर है। तो अगर आप चाहें तो वो वाला पेपर का भी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और मैं उसकी भी वीडियोज़ बना दूँगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो लाइक करें। अगर आपका कोई फ्रेंड यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहा है, शेयर करें, और इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।